आज की हमारी हेडिंग का नाम है AS 4, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 का नाम है कॉन्टिंजेंसीज एंड इवेंट्स occurring after balance sheet date। contingencies and events occurring after balance sheet date, ठीक है, ये इसका नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 का। तो ये बहुत ही छोटा सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो दो बातों में डील करता है। तो कॉन्टिंजेंसी और इवेंट दो चीज़ों पर बेस्ड है ये, ठीक है ना। इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में हम दो चीज़ें कवर करते हैं। एक तो कॉन्टिंजेंसीज। कॉन्टिंजेंसीज का मतलब होता है कि आपको कुछ लग रहा है, उसको बोलते हैं कॉन्टिंजेंसीज। और इवेंट का मतलब अब लग नहीं रहा, अब हो गया। तो आपको लग रहा है कि पापा आपको थप्पड़ मारने वाले हैं, तो वो कॉन्टिंजेंसी है। जब थप्पड़ पड़ गया तो वो इवेंट है। तो इसमें दो बातें बेसिकली हमें कवर करनी होती है, कॉन्टिंजेंसीज और इवेंट्स आफ्टर बैलेंस शीट डेट। तो हम दोनों को वन बाय वन करेंगे। तो पहले हम एक हेडिंग डालते हैं पेज के बीच में, कॉन्टिंजेंसीज। कॉन्टिंजेंसीज, ठीक है, इसको आप ब्लॉक बना लेना बीचों बीच। तो कॉन्टिंजेंसीज का मतलब तो आपको पता ही है कि लग रहा है। तो इसमें दो बातें हो सकती हैं, तो दो बाइफरकेशन करना कॉन्टिंजेंसीज। पहले बाइफरकेशन में लिखना है रिलेटिंग टू एग्जिस्टिंग कंडीशन या ऑब्लिक सिचुएशन एट बैलेंस शीट डेट। और दूसरे बाइफरकेशन में लिखना रिलेटिंग टू कंडीशन या ऑब्लिक सिचुएशन आफ्टर को ब्लॉक बना लेना बैलेंस शीट डेट, ठीक है। अभी सब समझाऊंगा, पहले आप लिख लेना। लेकिन तो इसमें दो बातें, रिलेटिंग टू एग्जिस्टिंग कंडीशंस या सिचुएशन एट बैलेंस शीट डेट, या रिलेटिंग टू कंडीशन सिचुएशन आफ्टर बैलेंस शीट डेट। तो पहले वाले में एट और दूसरे वाले में आफ्टर, ये दो मतलब शब्द कीवर्ड्स हैं। तो पहले हम एट के नीचे, एट वाले के नीचे एक एरो बनाकर लिखते हैं आउटकम, यानी कि परिणाम। तो हमें लग रहा है कि आउटकम दो बातें हो सकती हैं, तो अब आउटकम के नीचे भी दो बाइफरकेशन करना। तो आउटकम का मतलब है परिणाम, आपको लग रहा है। तो दो बातें लग सकती हैं। पहला, कॉन्टिंजेंट गेन, यानी कि आपको लग रहा है कि फ़ायदा होगा, कॉन्टिंजेंट गेन। या फिर दूसरा, कॉन्टिंजेंट लॉस, यानी कि आपको लग रहा है कि नुकसान होगा, कॉन्टिंजेंट गेन या कॉन्टिंजेंट लॉस। अब अगर आपको लग रहा है कि फ़ायदा होगा, कॉन्टिंजेंट का मतलब होता है कि अभी हुआ नहीं है, आपको सिर्फ लग रहा है। तो अगर आपको लग रहा है कि फ़ायदा होगा तो क्या करेंगे हम? नीचे लिखो डैश डाल के, बताओ। हाँ, CA फाउंडेशन में भी वैसे पढ़ा था। प्रूडेंस के मुताबिक हम इसको क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे। और इसे हमने एक टर्म दे रखा है, इसे हम बोलते हैं कॉन्टिंजेंट एसेट, है ना। इस कॉन्टिंजेंट गेन को कहा जाता है कॉन्टिंजेंट एसेट, जिसकी परिभाषा वैसे एक्चुअल में, वो भी लिख देता हूँ डैश डाल के, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 के अंदर डिफाइन की जाती है।
तो इसे हम कॉन्टिंजेंट एसेट कहते हैं कि आपको लग रहा है कि फ्यूचर में फ़ायदा होगा, है ना। तो इसके नीचे आप ब्रैकेट में लिख भी सकते हो कंजर्वेटिज्म। ये प्रिंसिपल हमने क्लास 11th में बचपन में पढ़ा था, यानी कि प्रूडेंस वाला प्रिंसिपल, कि फ्यूचर में होने वाले किसी भी फ़ायदे को आप इग्नोर कर दोगे, लेकिन फ्यूचर में होने वाले जो सिर्फ लॉसेस हैं उन्हीं को आप रिकॉर्ड करोगे। तो अगर आपको लग रहा है कि कुछ फ़ायदा होने वाला है तो कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल कहता है कि उसको इग्नोर कर दो, और AS 29 के मुताबिक उस टर्म को हम कॉन्टिंजेंट एसेट कह देते हैं। अब आते हैं दूसरी तरफ कि कॉन्टिंजेंट लॉस, आपको लग रहा है कि नुकसान होने वाला है। तो नुकसान को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करा गया है। नुकसान को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करा गया है। पहले को बोलते हैं प्रोबेबल, दूसरे को बोलते हैं रीजनेबली पॉसिबल, और तीसरे को बोलते हैं रिमोट। तो ये तीनों कीवर्ड्स हैं। प्रोबेबल ये कीवर्ड है, रीजनेबली पॉसिबल ये कीवर्ड है, और रिमोट ये भी कीवर्ड है, कि आपको लग रहा है कि नुकसान होगा, और वो नुकसान 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड होता है। प्रोबेबल का मतलब है ऐसी, अपने समझने के लिए ICI ने नहीं दे रखा, ध्यान रखना, ऐसी मैं लिख रहा हूँ कि आप 80% श्योर हो कि नुकसान होगा, उसको हमने बोल दिया प्रोबेबल। रीजनेबली पॉसिबल मतलब मान लो कि जैसे आप 50-50 हो, आपको लग रहा है कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, यानी कि पॉसिबिलिटी प्रोबेबल से कम है। और रिमोट मतलब कि ना के बराबर, बहुत छोटा चांस लग रहा है कि आपको नुकसान होगा। तो जब हमें नुकसान को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करा तो उसी के हिसाब से इनकी अकाउंटिंग बनाई। तो जब हमें लगता है कि नुकसान तो बहुत ही ज़्यादा हम प्रोबेबल हैं कि होगा ही होगा, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम अपने डेटर्स को देखते हैं और अपने डेटर्स की शक्ल देखकर हमें लगता है कि ये तो बदमाश है, ये पैसे नहीं देगा, और हम 80% श्योर हैं, तो हम उस डेटर के अगेंस्ट डाउटफुल होने के लिए प्रोविज़न क्रिएट करते हैं। तो जब भी हमें नुकसान लगता है कि प्रोबेबल है, तब हम उसको बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं और उसका नाम दिया जाता है प्रोविज़न। तो ब्रैकेट में लिखना है दैट इज़ रिकॉर्डेड इन बुक्स। तो जब आपको कोई भी नुकसान काफ़ी ज़्यादा लगे कि ये तो हो सकता है, प्रोबेबल है, तो हम उसके लिए एक प्रोविज़न क्रिएट करते हैं। तो यानी कि ये बुक्स में रिकॉर्ड हो जाता है, ये इसकी खूबसूरती है। लेकिन जब आपको नुकसान प्रोबेबल नहीं लग रहा, उससे थोड़ा कम लग रहा है, आपको लग रहा है कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, यानी 50-50, तब हम इसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। यानी कि दूसरे केस में हम इसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, तो क्या करते हैं, फुट नोट में शो करते हैं, और इसको बोलते हैं, बचपन में आपने टर्म पढ़ी थी, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज़। तो तब हम इसको कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज़ की तरह फुट नोट में शो करते हैं, यानी कि ब्रैकेट में लिख देते हैं शोन एज फुट नोट। तो ये बुक्स के अंदर कहीं इफेक्ट नहीं डालेगा, बस डिस्क्लोजर की तरह फुट नोट में आ जाएगा। और कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज़ जो ये टर्म है, ये भी आप लिख सकते हो, AS 29 के अंदर ये टर्मिनोलॉजी कवर की जाती है। तो इनफैक्ट AS 4 और AS 29 को बहुत से लोग साइमल्टेनियसली पढ़ते हैं, क्योंकि AS 4 में ट्रीटमेंट बताए हैं और AS 29 में इनकी परिभाषाएं बताई हैं। तो प्रोविज़न हो गया, इनफैक्ट प्रोविज़न भी हमें AS 29 के अंदर परिभाषा बताई गई है। तो जब हम प्रोबेबल हैं तो प्रोविज़न बना देंगे, जब हम रीजनेबली पॉसिबल हैं तो कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी की तरह शो कर देंगे, और रिमोट यानी कि अब आपका नुकसान का चांस बहुत कम लग रहा है, तो फिर हम इग्नोर कर देंगे, ना तो बुक्स में दिखाएंगे, ना फुट नोट में दिखाने की ज़रूरत है, तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम सिंपली इसको इग्नोर कर देंगे। ठीक है, तो अब थोड़ी सी ऊपर चलते हैं वापस। तो अब राइट साइड आपका पूरा खाली पड़ा हुआ था, तो वहाँ पर बस हमें एक छोटी सी लाइन लिखनी है, वहाँ पर लिखना है नो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट
नो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन करंट ईयर, और एक लाइन छोड़ के नो डिस्क्लोजर इन बैलेंस शीट, नो डिस्क्लोजर इन बैलेंस शीट। बस, तो इधर और कुछ नहीं लिखना, इधर सिर्फ ये बादल है। तो अब मैं ये समझा देता हूँ कि आखिर ये क्या है। चलो तो देखो जी, शुरुआत कहाँ से हो रही थी कि आपको लग रहा है, ठीक है, कॉन्टिंजेंसीज। अब इन कॉन्टिंजेंसीज को दो भागों में डिवाइड किया जाता है मेनली। तो इंग्लिश को अगर आप ध्यान से पढ़ो, पहले में लिखा है रिलेटिंग टू एग्जिस्टिंग कंडीशन या सिचुएशन एट बैलेंस शीट डेट, या रिलेटिंग टू कंडीशन या सिचुएशन आफ्टर बैलेंस शीट डेट। तो अब इसका क्या मतलब है पूरी स्टोरी का, बड़े ध्यान से सुनना। आपका ये फाइनेंशियल ईयर है और इस फाइनेंशियल ईयर की बैलेंस शीट की जो डेट होती है वो क्या होती है, 31 मार्च। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने 31 मार्च लिखकर नहीं दे रखा नियम, क्योंकि हो सकता है किसी कंपनी की बैलेंस शीट डेट 30 सितंबर, तो उन्होंने वर्ड यूज़ करा है बैलेंस शीट डेट। मन में आप 31 मार्च सोच लो, है ना, उन्होंने लेकिन क्या वर्ड यूज़ करा है, बैलेंस शीट डेट। मन में आप सोच लो 31 मार्च, ठीक है। अब लेट से कि किसी ने आपके कंपनी के खिलाफ किसी भी कारणवश कोर्ट में केस कर दिया यहाँ पर। अब आपकी बैलेंस शीट डेट है ये, आप यहाँ पर खड़े हो। अब आपको लग रहा है, अब आपको रात को सपना आया, तो इस लग रहा है को कहेंगे कॉन्टिंजेंसी। और क्या सपना आया कि आप केस हार गए, कि आपको रात को क्या लगा कि मैं केस हार गया, जो कोर्ट केस चल रहा है वो मैं हार गया। तो इसका मतलब ये है कि आपको क्या लगा कि मेरा नुकसान होने वाला है। अब उसकी आप इंटेंसिटी देखोगे, अगर आप प्रोबेबल हो तो प्रोविज़न बना दोगे, अगर आपको 50-50 लग रहा है तो कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी बना दोगे, और अगर आपका रिमोट है चांस तो कुछ नहीं करोगे। अगर आपको लगा कि आप केस जीत जाओगे तो वो हो गया कॉन्टिंजेंट गेन, तो भी उसको इग्नोर कर दोगे। तो ये जो कहानी बन रही है, ये बन रही है पूरी की पूरी लेफ्ट साइड वाली, यानी कि जो आपको सपना आया, आपकी जो कॉन्टिंजेंसी है वो किसी ऐसी सिचुएशन या ऐसी कंडीशन से रिलेट कर रही है जो बैलेंस शीट डेट पर थी, एग्जिस्टिंग। देखो यहाँ पर एग्जिस्टिंग वर्ड लिखा है कि इट इज़ रिलेटिंग टू एन एग्जिस्टिंग सिचुएशन, क्योंकि कोर्ट का केस कब हुआ था, मान लेते हैं पहले अक्टूबर के महीने में। तो अब जब आपको ये पता है कि कोर्ट केस हो चुका है, तो यहाँ पर तो ये सिचुएशन ऑलरेडी एग्जिस्टेड है, ऐसा तो नहीं कि कोई नया सपना आया आपको। तो ये तो हो गया लेफ्ट वाला केस। लेकिन अगर मान लो इस कोर्ट केस की तारीख को यहाँ से हटाकर मान लो मैं कह देता कि आपकी कंपनी के खिलाफ किसी ने कोर्ट में केस करा 2 अप्रैल वाले दिन। अब आपको यहाँ पता चला कि भाई मेरी कंपनी के खिलाफ कोर्ट में केस हो गया है। अब आपको 4 तारीख को सपना आया, 4 अप्रैल को आपको लगा कि यार मैं तो हार जाऊंगा केस, तो आपको कॉन्टिंजेंसी लेट से 4 अप्रैल वाले दिन आई। अब जब आप इस साल की बैलेंस शीट बनाओगे 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, इसको हमने नाम दिया है करंट ईयर। तो जब आप इस साल की बैलेंस शीट बनाओगे तो अब जो ये 4 अप्रैल वाले दिन कॉन्टिंजेंसी आपको हुई वो किस सिचुएशन से रिलेट कर रही थी, जो 2 अप्रैल को थी, क्योंकि कोर्ट केस जो था वो बैलेंस शीट डेट तक नहीं था, है ना। अगर आप ध्यान से देखें तो बैलेंस शीट डेट कौन सी है हमारी, 31 मार्च। क्या बैलेंस शीट डेट तक आपको पता था कि हमारी कंपनी के खिलाफ कोई कोर्ट केस है? नहीं। तो इसका मतलब इस बार 4 अप्रैल को अगर आपको कोई कॉन्टिंजेंसी लग रही है, वो रिलेट कर रही है किसी ऐसी सिचुएशन से जो बैलेंस शीट डेट के बाद हुई। तो ये आपको राइट वाले केस में बोल रखा है, अगर आप ध्यान से पढ़ो, कि कॉन्टिंजेंसी रिलेटिंग टू अ सिचुएशन आफ्टर बैलेंस शीट डेट, कि आपको कोई कॉन्टिंजेंसी लगी
लेकिन वो 31 मार्च के बाद की किसी सिचुएशन से रिलेटेड लगी, तो ऑब्वियसली फिर अब इस कॉन्टिंजेंसी को तो आप अगले साल डील करोगे, अगले फाइनेंशियल ईयर की बैलेंस शीट में डील करोगे। इस करंट ईयर की बैलेंस शीट में या इस करंट ईयर के फाइनेंशियल में तो अब इस कॉन्टिंजेंसी का कोई भी मतलब ट्रीटमेंट नहीं होगा, क्योंकि ये कॉन्टिंजेंसी एक ऐसी सिचुएशन से रिलेट कर रही है जो 31 मार्च के बाद हुई। समझ आ गया डायग्राम से? तो मतलब अगर कोर्ट केस अक्टूबर में हो रहा होता तो मतलब हम कह सकते थे कि वो लेफ्ट वाले केस की बात कर रहे हैं, और अगर यही कोर्ट केस 2 अप्रैल को हुआ होता तो फिर इसका मतलब वो राइट वाले केस की बात कर रहे हैं। तो ये मतलब है। तो बस अब आप अंग्रेजी पढ़ लेना कि बैलेंस शीट डेट पर अगर सिचुएशन एग्जिस्टिंग है तो लेफ्ट केस, और बैलेंस शीट डेट के बाद कोई सिचुएशन क्रिएट हुई तो राइट केस। ये मतलब है, ठीक है ना? तो ये है बेसिकली कॉन्टिंजेंसीज, ठीक है, पूरा तामझाम। अब आप नेक्स्ट फ्रेश पेज पर नई हेडिंग डाल दो, वो भी पेज के बीचों बीच। उसका नाम है इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट, इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। तो इसका भी क्या मतलब है, एक डायग्राम से समझा देता हूँ। मान लेते हैं ये आपका करंट ईयर है 31 मार्च, जिसको हम बोलते हैं कानून के मुताबिक बैलेंस शीट डेट। अब जब आपका कोई करंट ईयर ख़त्म होता है 31 मार्च को, तो ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल रात के एकदम 12 बजते ही डॉट बैलेंस शीट तैयार होकर आ जाएगी। तो आपको ये कई बार समझा रखा है कि मान लो हमें इस करंट ईयर की अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने होंगे, बैलेंस शीट बनानी होगी, तो लगभग मतलब जून जुलाई तो लग ही जाता है, 2-3 महीने। नेचुरल सी बात है कि आप इस साल के फाइनेंशियल्स जो हैं वो जून या जुलाई तक ही प्रिपेयर हो पाते हैं, है ना? जून जुलाई में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन पाते हैं। अब इस 31 मार्च से लेकर, यानी बैलेंस शीट डेट से लेकर एक्चुअल में बैलेंस शीट बनने तक 3 महीने का टाइम है। अब इस 3 महीने के दौरान बड़े ध्यान से शब्दों का हेर फेर सुनना। इन 3 महीनों के दौरान अगर आपको कुछ लग रहा है, कोई सपना आया, तो सपने को कहेंगे कॉन्टिंजेंसी। वो तो फिर ऊपर कवर किया गया है कि भाई आपको अगर सपना आया है, वो क्या है, कॉन्टिंजेंसी है वो तो। लेकिन अब सपना नहीं आया, अब आपको पापा ने थप्पड़ मार दिया है, यानी कि अब जो है इवेंट हुआ है, अब लग नहीं रहा आपको, अब हो चुका। तो इसीलिए इस टॉपिक का नाम है इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। मतलब इनडायरेक्टली इस कहानी का मतलब है इवेंट अकरिंग आफ्टर 31 मार्च, मतलब ऐसे समझ सकते हो। तो आप पहले ये ड्राइंग बना लो, तो इससे आपको समझ आ जाएगा कि मतलब ये टॉपिक में हम क्या कवर कर रहे हैं। हम इवेंट को कवर कर रहे हैं, कॉन्टिंजेंसी को नहीं कवर कर रहे। हम इवेंट को कवर कर रहे हैं, और वो भी बैलेंस शीट डेट के बाद, मतलब ये वाले इवेंट को कवर कर रहे हैं। ये है टॉपिक। तो पहले आप ये बना लो। चलो, तो पहले ये समझ आ गया सिंपल कि हम क्या कवर कर रहे हैं। तो हम ये इवेंट्स कवर कर रहे हैं अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। तो मैं नीचे भी लिख देता हूँ कि मतलब हम इस ड्यूरेशन में होने वाले इवेंट्स कवर कर रहे हैं, ये हमारा टॉपिक है, ठीक है। अब इन इवेंट्स को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने 2 कैटेगरीज में डिवाइड करा है। तो आप भी 2 कैटेगरियाँ ऐसे ही बना लेना, तो आपको यहाँ से टॉपिक की शुरुआत हो जाएगी कि भाई जो हम ये इवेंट्स की बात कर रहे हैं, इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट, तो ये इवेंट्स बेसिकली 2 टाइप के हो सकते हैं। तो जिन हम इवेंट्स की बात कर रहे हैं, ये इवेंट्स आपके 2 टाइप के हो सकते हैं। एक को बोलते हैं एडजस्टिंग इवेंट, और दूसरे को बोलते हैं नॉन एडजस्टिंग इवेंट। एक को बोलते हैं एडजस्टिंग इवेंट और दूसरे को बोलते हैं नॉन एडजस्टिंग इवेंट। एडजस्टिंग इवेंट और नॉन एडजस्टिंग इवेंट को आप अंडरलाइन कर लेना, पहले दोनों के बारे में लिख लेते हैं।
तो पहले एडजस्टिंग इवेंट के बारे में लिख लो। एविडेंस ऑफ सच कंडीशन been existed at the balance sheet date. Been existed at the balance sheet date. और दूसरे में नॉन एडजस्टिंग इवेंट में लिखना no evidence of such condition been existed at balance sheet date. ठीक है, तो ये तो हो गई अंग्रेज़ी, लेकिन हम इस अंग्रेज़ी को थोड़ा एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो मान लेते हैं ये हमारा करंट ईयर है और ये है 31 मार्च यानी कि बैलेंस शीट डेट। तो आप भी साथ साथ बना लो, छोटे छोटे 2 डायग्राम दोनों तरफ बना लेना। तो ये है, मान लेते हैं करंट ईयर, ये है 31 मार्च यानी कि बैलेंस शीट डेट। ध्यान रखना, बैलेंस शीट डेट अलग चीज़ होती है और एक्चुअल बैलेंस शीट कब बन रही है वो एक अलग चीज़ होती है ना। तो ये बैलेंस शीट डेट है कि भाई बैलेंस शीट 31 मार्च की बन रही है, लेकिन वो बनेगी 2-3 महीने के बाद, मतलब हम थोड़ा आगे हैं, है ना। और इन 2-3 महीनों के बीच में यहाँ पर कोई इवेंट हो गया, है ना, यहाँ पर कोई इवेंट हो गया। तो अभी बैलेंस शीट बन रही थी लेकिन बीच में अचानक कोई इवेंट हो गया, है ना, हम यहाँ पर हैं। तो अब एक को कह रहे हैं एडजस्टिंग इवेंट, दूसरे को कह रहे हैं नॉन एडजस्टिंग इवेंट। तो ये क्या है भाई? तो अब देखो एडजस्टिंग इवेंट का क्या मतलब है। एडजस्टिंग इवेंट का मतलब हो गया एविडेंस ऑफ सच कंडीशन बीन एग्जिस्टेड एट द बैलेंस शीट डेट। अब मान लेते हैं क्या इवेंट हो, एक एग्जांपल लेते हैं कि एडजस्टिंग इवेंट क्या हो सकता है। कि मान लेते हैं किसी ने हमारे कंपनी के खिलाफ कोर्ट में केस कर रखा था, वो कर रखा था अक्टूबर के महीने में। तो अब हमें तो पता था कि भाई कोर्ट केस चल रहा है, इतना तो पता था। अब यहाँ कोर्ट का फैसला आया और हम केस हार गए, तो ये अब कंटिंजेंसी नहीं है। कॉन्टिंजेंसी होती कि अगर आपको लग रहा होता केस हार गए, तो ये कॉन्टिंजेंसी नहीं है। इस बार कोर्ट ने डिसाइड कर दिया है, फैसला आ चुका है, चिट्ठी घर पहुंच गई, तो इसीलिए इसको इवेंट बोला है। तो पहले तो आपको इवेंट और कंटिंजेंसी का फ़र्क समझ में आना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि क्वेश्चन में लैंग्वेज हो कंटिंजेंसी की, आप इवेंट समझ रहे हो, ध्यान रहेगा ना। तो कॉन्टिंजेंसी का मतलब तो ये होता है कि आपको लग रहा है, वो एक अलग चीज़ थी। कि आप कोर्ट केस हारने वाले, वो लग रहा है, वो एक अलग चीज़ थी। लेकिन अब आपको लग नहीं रहा, अब तो क्या हो गया, श्योर हो गया, आप केस हार चुके हो, तो इसीलिए ये एक इवेंट हो गया। अब मान लो कोर्ट ने कुछ भी कहा कि भाई आपको डैमेजेस देने हैं, फलाना ढिमकाना, जो भी हुआ वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो इवेंट हुआ कि आप कोर्ट केस हार गए, अब ये किसी ऐसी कंडीशन पर हो रहा है जो बैलेंस शीट डेट पर एग्जिस्टेड तो थी ही ना, क्योंकि कोर्ट केस तो चल ही रहा था ना। तो इस इवेंट को हम एडजस्टिंग इवेंट कह सकते हैं। इस इवेंट को हम क्या कह सकते हैं, एडजस्टिंग इवेंट कह सकते हैं। लेकिन अब दूसरी तरफ देखें, मान लेते हैं हमारा 31 मार्च जो बैलेंस शीट डेट था, साल ख़त्म हुआ। साल ख़त्म होने के बाद लेट से हमें 4-5 दिनों के बाद या 1 महीने के बाद जब हम ट्रायल बैलेंस बना रहे थे, हम अपना P&L बना रहे थे, तो हमें पता चल गया अरे वाह बहुत प्रॉफिट्स हुए हैं। और लेट से कंपनी ने इस पॉइंट ऑफ टाइम पर अपने सारे शेयर होल्डरों को कहा कि जी हम डिविडेंड देना चाहते हैं, आप सबको प्रपोज डिविडेंड देना चाहते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे कहा, ऐलान कर दिया कंपनी ने। अब ये भी एक इवेंट है क्योंकि बैलेंस शीट डेट के बाद हो रहा है, लेकिन कंपनी प्रपोज डिविडेंड देगी क्योंकि प्रॉफिट हुए हैं, ये बात हमें 31 मार्च वाले दिन तो नहीं पता होती। बैलेंस शीट डेट पर तो इसकी कोई एविडेंस नहीं था,
कोई कंडीशन ऐसी नहीं थी जो पहले से चल रही थी जिसको देखकर कहा जा सकता है हाँ कंपनी तो डिविडेंड देने वाली है। किसी को नहीं पता था कि देगी या नहीं देगी, ये तो बाद में ही पता चला। तो इस इवेंट को हम कहेंगे नॉन एडजस्टिंग इवेंट, क्योंकि अब उसकी इंग्लिश पढ़ो, उसमें लिखा है नो एविडेंस ऑफ सच कंडीशन बीन एग्जिस्टेड एट बैलेंस शीट डेट, मतलब जिसके बारे में आपको भनक तक नहीं थी 31 मार्च को कि ये भी होगा या हो सकता है। अब कोर्ट केस वाले में आपको कम से कम ये तो पता था ना, कोर्ट केस चल रहा है, अगले महीने फैसला आने वाला है, इतना तो पता था। तो इसका मतलब कोर्ट केस वाली कहानी जो है वो एक एडजस्टिंग इवेंट है, लेकिन वो प्रपोज डिविडेंड वाली कहानी एडजस्टिंग इवेंट नहीं है। ठीक है ना। तो आप ये डायग्राम बना लो, क्योंकि बिल्कुल एग्जाम में यही क्वेश्चन के रूप में पूछा है कई बार। एक में ये कहानी पूछी है, एक में वो कहानी पूछी है, तो आपके 2 क्वेश्चन मतलब कवर हो गए इसी बहाने। तो आप यही डायग्राम बना लो। तो एडजस्टिंग इवेंट मतलब ये कि जिसकी कंडीशन आपको पहले से बैलेंस शीट डेट पर भनक थी, पता था। लेकिन प्रपोज डिविडेंड मतलब एक ऐसा इवेंट हो गया कि जिसके बारे में भाई आपको तो नहीं पहले से पता होगा ऑब्वियसली कि भाई ये होगा या नहीं होगा। चलो, तो पहले हम इतना तो समझ ही गए, एडजस्टिंग इवेंट, नॉन एडजस्टिंग इवेंट। अब अगर ये एडजस्टिंग इवेंट है तो मतलब इसका नाम एडजस्टिंग इवेंट कह रहा है, तो ऑब्वियसली क्या मतलब है कि इसको अब आप लिखो एरो डाल के कि भाई इसका नाम है एडजस्टिंग इवेंट, तो इसका मतलब है ऑब्वियसली कि भाई एडजस्टमेंट टू एसेट्स और लाइबिलिटीज़ आर रिक्वायर्ड, यानी कि इसकी अब हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी अपने फाइनेंशियल्स में, इसको मतलब शो करना पड़ेगा। जो भी हुआ होगा, चाहे लाइबिलिटी बढ़ी, एसेट कम हुआ, जो भी हुआ होगा व्हाटएवर, वो तो करना पड़ेगा। लेकिन नॉन एडजस्टिंग इवेंट का नाम है नॉन एडजस्टिंग, तो इसका मतलब कि नो एडजस्टमेंट टू एसेट्स और लाइबिलिटीज, हमें कोई भी एसेट या लाइबिलिटी पर कोई एडजस्टमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। हम सिंपल भाषा में मतलब इसको इग्नोर कर सकते हैं और अगले साल के फाइनेंशियल्स में उसको शो करेंगे, इस इवेंट को अगले साल के फाइनेंशियल्स में शो करेंगे। और एक बात और लिख लेते हैं, एक लाइन छोड़ के, डिस्क्लोजर इन, अब एडजस्टिंग इवेंट है तो इसीलिए ऑब्वियसली डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर रिक्वायर्ड। इसका डिस्क्लोजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में होगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आप हाईलाइट कर लेना। जबकि नॉन एडजस्टिंग आइटम जो है, अब क्योंकि वो तो बैलेंस शीट में एसेट लाइबिलिटी में कोई इफेक्ट डालेगा नहीं, उसको तो हमें एडजस्ट नहीं करना, तो उसको पता है हम सिर्फ कहाँ डिस्क्लोज करते हैं, डिस्क्लोजर इन रिपोर्ट ऑफ अप्रूविंग अथॉरिटी इज रिक्वायर्ड। यानी कि मान लो डायरेक्टर्स रिपोर्ट है, शेयर होल्डर की कोई रिपोर्ट है, मतलब इन सब रिपोर्टों में हम डिस्क्लोज कर सकते हैं, इसको बोलते हैं रिपोर्ट ऑफ अप्रूविंग अथॉरिटी। लेकिन हाँ, बैलेंस शीट फाइनेंशियल्स वगैरह में नहीं कहीं डिस्क्लोज करना, बाकी अलग से रिपोर्ट्स में डिस्क्लोज कर सकते हो, लेकिन वैसे कहीं पर डिस्क्लोज नहीं करना। तो समझ आया ना। तो ये बेसिकली मतलब होती है कहानी। बाकी इसके नीचे एक बादल बना लेते हैं, एक कॉमन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट होती है, चाहे एडजस्टिंग इवेंट हो या नॉन एडजस्टिंग इवेंट हो, वो लिख लेते हैं नीचे कॉमन बादल बनाकर। तो इसमें आप लिख लेना डिस्क्लोजर ऑफ इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट requires the following information। यानी कि आप डिस्क्लोजर जब करते हो इन बातों का, तो क्या इन्फॉर्मेशन देनी है भाई, डिस्क्लोज क्या करोगे कि हम केस हार गए, क्या डिस्क्लोज करेंगे। तो हमको मतलब 2 बातों का विशेष ध्यान रखना है कि क्या डिस्क्लोज करना है। पहला तो हमें ये बताना है द नेचर ऑफ इवेंट, कि ये कैसा इवेंट था, मतलब ये बताना पड़ेगा आपको कि इट इज़ एन एडजस्टिंग इवेंट या इट इज़ ए नॉन एडजस्टिंग इवेंट। ये पहले आपको नेचर बताना पड़ेगा इवेंट का, ये ज़रूरी बात है। और दूसरा, एन एस्टीमेट ऑफ द फाइनेंशियल इफेक्ट
एन एस्टीमेट ऑफ द फाइनेंशियल इफेक्ट कॉमा और अ स्टेटमेंट दैट सच एस्टीमेट कैन नॉट बी मेड। तो ये दो बातों का मतलब हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा। तो दूसरी बात में कह रहा है कि भाई मान लो आपका कोई इवेंट हुआ तो उसका फाइनेंशियल प्रभाव क्या पड़ेगा, उस एस्टीमेट को आपको बताना पड़ेगा। तो यानी कि एन एस्टीमेट ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट, कि भाई हम कोर्ट केस हार गए तो हमें अब डैमेज देने पड़ेंगे, तो हमारा ₹1,00,000 कैश चला जाएगा। और अगर आप एस्टीमेट नहीं कर पा रहे, मान लो आपको नहीं समझ आ रहा कितना डैमेज देना है, कुछ भी वॉट आप एस्टीमेट नहीं कर पा रहे, तो फिर लिखित में ये बात बतानी पड़ेगी कि मैं एस्टीमेट नहीं कर पा रहा हूँ। तो मतलब आपको एक स्टेटमेंट देना पड़ेगा लिखकर कि दैट एस्टीमेट कैन नॉट बी मेड। तो ये मतलब है। तो बेसिकली ये डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है कि भाई अगर आपको क्या करना है, इवेंट को डिस्क्लोज करना है। तो समझ आया इवेंट का खेल। तो ये बेसिकली इवेंट्स का खेल है कि इवेंट जो है बैलेंस शीट डेट के बाद हो रहा है, तो वो एडजस्टिंग भी हो सकता है, वो नॉन एडजस्टिंग भी हो सकता है। ठीक है ना। बाकी इसमें एक स्टार पॉइंट डाल के लिखना है नीचे, मतलब ये सब बातों के बाद ख़त्म हो गई सब बातें, स्टार डाल के लिखना है। उसमें एक डायग्राम ही बना लो इनफैक्ट, वही छोटा सा दोबारा से, कि ये करंट ईयर है, ये बैलेंस शीट डेट है 31 मार्च, और उसके बाद अभी बैलेंस शीट बनने में कुछ टाइम है। अब यहाँ पर हमारी फैक्ट्री में बहुत भयंकर आग लग गई। ठीक है, मतलब बहुत भयंकर का मतलब है कि वो लिखना है आपको कि एक ऐसा इवेंट हो गया है ना। अब आग लग गई तो ये कोई कॉन्टिजेंसी भी नहीं है, ऐसा भी नहीं कि आपको सपना आ रहा है, ये तो हो गई, आग तो लग गई। और ऐसी आग लग गई यानी कि एक ऐसा इवेंट है, तो आपको डैश डाल के लिखना है दैट अफेक्ट्स गोइंग कंसर्न अजम्पशन। ऐसी भयंकर आग लग गई उत्कर्ष भाई, ऐसी भयंकर आग लग गई कि क्या हो गया, अब आपको ये भी डाउट हो गया कि अब कल ये बिजनेस चलेगा या नहीं। ऐसी भयंकर आग लगी, छोटी मोटी आग लगती, सामान वामान जल जाता तो कोई टेंशन नहीं थी, भयंकर आग है तो मतलब कोई एक ऐसा इवेंट हो गया, कोई भी हो सकता है। तो आग का तो मैंने एग्जांपल दिया, लेकिन कोई भी ऐसा एक इवेंट अगर हो जाए जो गोइंग कंसर्न अजम्पशन को अगर इफेक्ट कर रहा है, तो फिर क्या होगा वो लिख लो नीचे हाथ में। मतलब क्या करेंगे फिर हम, ऐसे इसमें दो बाइफरकेशन कर लेना। तो अब बताओ, अच्छा चलो पहले ये बताओ, ये एडजस्टिंग इवेंट है या नॉन एडजस्टिंग इवेंट है? नॉन एडजस्टिंग, क्योंकि इस आग का लगने का आपको बैलेंस शीट डेट पर तो कोई भनक नहीं होती, कोई एविडेंस नहीं होती, तो नहीं नॉन एडजस्टिंग इवेंट है ना। लेकिन इसीलिए स्टार पॉइंट बन गया ये कि ये वैसे नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, लेकिन क्योंकि अब ये गोइंग कंसर्न को अफेक्ट कर रहा है। अब मान लो आपकी कंपनी यहाँ पे आग लगी, अगले दिन बंद हो गई लेट से, और 4-5 दिन बाद आप कंपनी की बैलेंस शीट निकाल रहे हो पब्लिक के लिए, और वो उस बैलेंस शीट में दिखा रहे हो करोड़ों का प्रॉफिट और सब कुछ दिखा रहे हो, तो उसका कोई तुक थोड़ी ना है फिर। तो कहने को ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, लेकिन अगर इसने गोइंग कंसर्न अजम्पशन को प्रभावित कर दिया है ना, तो फिर हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं। तो यही लिखना है, तो पहले एरो में लिखना है, फिर हम इसको एडजस्ट कर लेंगे इन करंट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ओनली। मतलब फिर अब कुछ देखने सोचने वाली बात नहीं है, क्योंकि अब तो गोइंग कंसर्न अजम्पशन अगर हिट हो गया तो मतलब अब तो भाई सब कुछ सबको बताना ही पड़ेगा। तो फिर हम इसको एडजस्ट कर लेंगे करंट ईयर में, इवन दो ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट लग रहा है, और लग क्या रहा है वैसे तो, पर ये एक्सेप्शन पॉइंट है कि अगर गोइंग कंसर्न अजम्पशन को हिट कर दिया किसी भी इवेंट ने, तो फिर हम उसको एडजस्ट कर देंगे, और साथ ही साथ उसको फिर हम डिस्क्लोज भी कर देंगे इन रिपोर्ट ऑफ अप्रूविंग अथॉरिटी। तो वहाँ पे भी डिस्क्लोज कर देंगे।
ठीक है, तो क्लियर हो गया पॉइंट। तो ये बेसिकली मतलब कहानी है इसकी। चलो, तो इसमें एक आध एग्जाम्पल्स हैं, बस वो आप मेरे साथ एक बार लिख लो। तो एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 1 में लिखना, एक इसमें डायग्राम ही बना लो बस छोटा सा। लेट से ये करंट ईयर है, ये है बैलेंस शीट डेट, और उस बैलेंस शीट डेट के बाद मान लेते हैं यहाँ पर कोर्ट केस हम हार गए, ठीक है, और 10,000 रुपये का हमारा लॉस हो गया। तो अब क्वेश्चन कहेगा व्हाट इज द ट्रीटमेंट। तो बताइए जी, तो इस पर हम क्या लिखेंगे एग्ज़ाम में? नहीं, तो अब ये गलत हो गया। सबसे पहले हम बताएंगे कि ये इवेंट है। पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि ये कॉन्टिंजेंसी नहीं है, ये क्या है? इवेंट है। पहले ये बताना है, ठीक है, स्टेप 1। फिर हम ये बताएंगे कि अगर बैलेंस शीट डेट पर कोई एग्जिस्टिंग कंडीशन मान लो चल रही थी, कोर्ट केस पहले से चला आ रहा था लेट से, तब तो हम इसको कहेंगे ये एडजस्टिंग इवेंट है, ये भी बताना पड़ेगा। और अगर बैलेंस शीट डेट पर मान लो कोर्ट केस था ही नहीं, कोर्ट केस भी बाद में ही हुआ, यहाँ हुआ, और फिर आप केस हार गए, तो फिर ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट होगा, है ना। तो ये ध्यान रखना है। तो मतलब ऐसी बस एग्जांपल बना लो कि जब भी क्वेश्चन ट्रीटमेंट्स पूछेगा ना आपसे, क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि हाउ विल यू डील या हाउ विल यू ट्रीट, तो मतलब एग्ज़ाम में किस तरह से सॉल्व करना है, मतलब मैं एनालिटिकल स्किल बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि वो कॉन्टिजेंसी है कि इवेंट है, और फिर ये बताना है जो हमने फ्लो चार्ट के हिसाब से पढ़ा कि या तो वो एडजस्टिंग इवेंट होगा और या फिर वो नॉन एडजस्टिंग इवेंट होगा। और आप एडजस्टिंग या नॉन एडजस्टिंग क्यों मान रहे हो वो परिभाषा लिखकर बताना पड़ेगा कि भाई देखो, एडजस्टिंग मतलब जिसकी कंडीशन ऑलरेडी बैलेंस शीट डेट पर एग्जिस्टेड थी, नॉन एडजस्टिंग मतलब कि जिसकी कंडीशन बैलेंस शीट डेट पर एग्जिस्टेड नहीं थी। तो क्वेश्चन फिर जो भी आगे आपको देता है उस हिसाब से फिर हम डील कर लेंगे। तो अगर एडजस्टिंग है तो हम डील एडजस्ट कर देंगे करंट ईयर में, और अगर नॉन एडजस्टिंग है तो नहीं करेंगे। मतलब समझ आ गया ना। तो एग्जाम्पल 1 बेसिकली इसलिए था कि एग्ज़ाम में किस तरह का क्वेश्चन आएगा तो उसको डील करना है। तो दोनों में से कुछ भी केस हो सकता है। तो एडजस्टिंग होगा तो भी आप लिख लोगे, नॉन एडजस्टिंग होगा तो भी आप लिख लोगे, है ना। और इसके बाद एक और लिख लो, चलो एग्जाम्पल 2। ये है बैलेंस शीट मतलब करंट ईयर, ये है हमारी बैलेंस शीट डेट, और उसके बाद कुछ समय मान लेते हैं हमारी फैक्ट्री में यहाँ चोरी हुई, ठीक है, हमारी फैक्ट्री में चोरी हुई। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि पता चला आपको 2 हफ्ते बाद, यहाँ आपको पता चला। तो है ना इंटरेस्टिंग केस। तो अब बताइए जी, टिप्पणी करें। इवेंट तो है, वेरी गुड। सबसे पहले तो ये देखना कि कॉन्टिजेंसी है या इवेंट है। तो इवेंट है, क्योंकि अब कुछ लग तो रहा नहीं, हो तो गए, वेरी गुड, है ना। तो इवेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप लगाओ सीए साहब दिमाग। नेक्स्ट स्टेप एडजस्टिंग है, बिल्कुल सही, क्योंकि इवेंट है पहली बात तो ये, और चोरी क्योंकि पहले हो चुकी है तो दैट मीन्स ये उसी करंट ईयर का इवेंट है।
तो पता चाहे हमें बाद में चला, बट अभी भी बैलेंस शीट अगर बनी नहीं है तो फिर हम इसको एडजस्ट कर देंगे। बिल्कुल सही, तो ये सही आंसर है। तो आप बस ये लिख लेना कि ये इवेंट था और एडजस्टिंग इवेंट था, तो देयरफॉर हम इसको एडजस्ट कर देंगे, मतलब एडजस्टेड इन करंट ईयर फाइनेंशियल्स ओनली। है ना, तो जो भी ये नुकसान चोरी हुई होगी वो हम शो कर दें। तो समझ आए कहानी? ठीक है, तो मतलब ये कुछ छोटे एग्जांपल्स थे जो मैंने करवा दिए, बाकी तो बुक के क्वेश्चंस में भी आपको वैरायटी मिल जाएगी। तो AS4 में मतलब आपको टोटल कहानी यही है, दो ही चीज़ों पर टिकी हुई है। एक हो गई पहली क्या, कॉन्टिजेंसीज, और दूसरी हो गई इवेंट्स। तो क्लियर हो गई कहानी? चलो, तो अब हम इसके ना कुछ क्वेश्चंस जो हैं AS4 के वो करके देखते हैं बुक के। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं इलस्ट्रेशन 1। देखो इसमें लिखा है, इन एक्स कंपनी लिमिटेड थेफ्ट ऑफ कैश ऑफ 5 लाख बाय द कैशियर इन जनवरी 2001 वॉज डिटेक्टेड ओनली इन May 2001। तो मान लो ये एक फाइनेंशियल ईयर है जो 31 मार्च 2021 को एंड होता होगा, ये बैलेंस शीट डेट है। अब कैश की चोरी कह रहा है हुई जनवरी में 5 लाख की, जनवरी 2021 में यहाँ पे चोरी हुई, विच वॉज डिटेक्टेड ओनली इन May 2021, जिसके बारे में पता चला May 2021 में। द अकाउंट्स ऑफ द कंपनी वर नॉट येट अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब अभी तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अप्रूव करा नहीं है। इस लाइन का ये मतलब होता है कि अकाउंट्स अगर अभी तक अप्रूव नहीं करे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने, तो मतलब अभी तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंप्लीट नहीं हुए हैं। डिसाइड वेदर द थेफ्ट ऑफ कैश हैज़ टू बी एडजस्टेड इन द अकाउंट्स ऑफ द कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। तो आपसे पूछ रहा है कि बताओ आप 31 मार्च वाले ईयर एंड पे इस बैलेंस शीट में या फाइनेंशियल्स में इसको एडजस्ट करोगे या नहीं करोगे, ठीक है ना। तो अब देखो एग्ज़ाम में कैसे लिखना है कि भाई एज पर AS4 ये क्या है, इवेंट है अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। अब पहली बात तो ये बता दी, फिर इट इज़ इफ़ द फ्रॉड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड इज डिटेक्टेड आफ्टर बैलेंस शीट डेट बट बिफोर द अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, it is necessary to recognize the loss amounting to 5 लाख and adjust the accounts of the company for the year end। तो ये बिल्कुल वही एग्जांपल हो गया जिस पर हमने छोड़ा था कि चोरी जो है वो तो हो गई थी जनवरी में ही, पता चला हमें मई के महीने में। तो क्योंकि ये तो भाई एक तरह से हमारे इसी फाइनेंशियल ईयर का मतलब चोरी है, तो फिर हम इसको एडजस्ट करेंगे और अपने लॉस को रिकॉग्नाइज करेंगे। इसके बाद देखो सेकंड, इसमें क्या कह रहा है, एन अर्थक्वेक डिस्ट्रॉयड अ मेजर वेयर हाउस ऑफ ACO लिमिटेड ऑन 20 मई 2002। द अकाउंटिंग ईयर ऑफ द कंपनी एंडेड ऑन 31 मार्च 2002। तो बैलेंस शीट डेट जो है वो तो है 31 मार्च 2002, लेकिन गोदाम में आग लगी 31 मई 2002 को। यहाँ पर आग लग रही है 20 मई 2002, सॉरी 20 मई 2002। तो 20 मई को आग लगी, ये है हमारा आग वाला दिन। द अकाउंट्स वर अप्रूव्ड ऑन 30 जून। अकाउंट्स अप्रूव हुए 30 जून को, यानी कि जो बैलेंस शीट फाइनली बनी वो 30 जून को बनी। तो मतलब ये वो समझाना चाहता है कि बैलेंस शीट डेट के बाद एक इवेंट कह लो हुआ 20 मई को, और बैलेंस शीट जो तैयार हुई वो 30 जून को तैयार हुई बनकर। तो लॉस फ्रॉम अर्थक्वेक इज़ एस्टिमेटेड एट 30 लाख रुपए। हमारा लॉस जो है वो 30 लाख रुपए का हुआ। स्टेट विद रीज़न वेदर द लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक इज़ एन एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग इवेंट आपसे पूछ रहा है, और फिर आप इसको कैसे डिस्क्लोज करोगे। तो अब देखो कि भाई क्या बता रहा है। एज पर AS4 सबसे पहले तो ये कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 क्या बताता है कि भाई हमें कोई भी इवेंट अगर बैलेंस शीट डेट के बाद हुआ है और
अगर उसकी कोई भी कंडीशन या सिचुएशन एग्जिस्टेड नहीं थी बैलेंस शीट डेट पर, तो फिर वो एक नॉन एडजस्टिंग इवेंट होता है। तो अब वो कह रहा है इसीलिए जो ये हमारा लॉस हुआ अर्थक्वेक की वजह से इज़ नॉट टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन द फाइनेंशियल ईयर 2001-2। ठीक है, तो सिंपल है। तो मतलब मेन आंसर आपका यही है कि भाई जब ये अर्थक्वेक आया तो इसकी कोई ऐसी कंडीशन या सिचुएशन नहीं थी जो आपको बैलेंस शीट डेट पर पहले से पता हो ऑब्वियसली, तो फिर इस इवेंट को हम नॉन एडजस्टिंग इवेंट कहेंगे। तो इसीलिए इसको फिर हम इस फाइनेंशियल ईयर में मतलब करंट ईयर वाले फाइनेंशियल्स में एडजस्ट नहीं करेंगे। ये तो अगले ईयर में जब लॉस बुक होगा तब हम इसको शो करेंगे। बाकी ये बोल रहे हैं, इन्होंने लिख दिया आंसर को मतलब बड़ा करने के लिए, ये आप भी मेंशन कर सकते हो कि लेट अस एज्यूम कि मान लो ये भूकंप इतना भयंकर होता कि गोइंग कंसर्न अजम्पशन लेट से इफेक्ट हो रही होती, तो फिर वो कह रहा है फिर तो हम इसको 30 लाख के लॉस को डिस्क्लोज कर देते और फिर अपने यूज़र्स की प्रॉपर इवैल्यूएशन के लिए ये बात मेंशन करते। तो ये मतलब ये तो वो एक्सेप्शन वाला पॉइंट बताया कि अगर भूकंप इतना भयंकर होता कि वो गोइंग कंसर्न अजम्पशन को इफेक्ट कर रहा होता तब हम इसको फिर डिस्क्लोज करते, अदरवाइज इस जानकारी के मुताबिक माना यह जाएगा कि इसको डिस्क्लोज करने की आवश्यकता नहीं है, ये एक नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। इसी तरह इलस्ट्रेशन 3 ये भी देखते हैं। देखो छोटी सी कहानी, ए कंपनी हैज़ फाइल्ड अ लीगल सूट अगेंस्ट द डेटर। अब हमने किसी अपने डेटर के अगेंस्ट लीगल केस फाइल करा, फ्रॉम होम 15 लाख इज़ रिकवरेबल एज ऑन 31 मार्च। ठीक है, द चांसेस ऑफ रिकवरी बाय वे ऑफ लीगल सूट आर नॉट गुड, लेकिन हमें लग रहा है कि शायद हमें रिकवरी हो नहीं पाएगी एज पर द लीगल ओपिनियन गिवन बाय द काउंसिल इन अप्रैल। कैन द कंपनी प्रोवाइड फॉर फुल अमाउंट ऑफ 15 लाख एज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, डिस्कस। तो अब हमने बैलेंस शीट डेट पर मतलब 31 मार्च को अपने डेटर्स में तो वैल्यू शो कर रखी है कि भाई 15 लाख मिल जाएंगे, लेकिन अप्रैल में हमारी किसी काउंसलर से बात हुई, उसने हमें ओपिनियन दिया कि भाई देखो मुश्किल है, नहीं मिलेंगे, चांस कम लग रहे हैं। तो अब कंपनी सोच रही है कि मैं क्या करूं, प्रोविज़न बना दूं कि नहीं बनाऊं। तो अब देखो, अब आंसर तो किसी भी तरह मोल्ड किया जा सकता है, लेकिन वेरी सिंपल। पहली बात तो ये इवेंट तो है नहीं, ये क्या है, कॉन्टिंजेंसी है ना, क्योंकि उसने बोला है चांसेस ऑफ रिकवरी। चांस मतलब आपको लग रहा है कि हमारे पैसे नहीं मिलेंगे, तो हम ये मान लेते हैं इसकी लैंग्वेज से, और वैसे भी आप आंसर लिखने के लिए कि भाई हम काफ़ी प्रोबेबल हैं कि हमारे पैसे नहीं मिलेंगे, तो इस केस में फिर प्रोविज़न बना लेना चाहिए। अगर पॉसिबिलिटी 50-50 होती तो फिर हम कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी की तरह शो करते, और अगर वो कहता कि बिल्कुल रिमोट चांस है तो फिर हम इग्नोर कर देते। तो ये कॉन्टिंजेंसी की कहानी पर बेस्ड है। तो देखो एक बार आप सॉल्यूशन भी कि एज पर AS4 ये कि अगर कोई भी कह रहा है इन द गिवन केस कंपनी शुड मेक द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एज लीगल सूट हैज़ बीन फाइल्ड एंड द चांसेस ऑफ रिकवरी आर नॉट गुड दो द एक्चुअल रिजल्ट ऑफ लीगल सूट विल बी नोन इन फ्यूचर येट सिचुएशन ऑफ नॉन रिकवरी फ्रॉम द डेटर एग्जिस्ट्स बिफोर द फाइनलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो मतलब ये कि भाई ये कॉन्टिंजेंसी जो है ये हमारी वो पहली वाली केस है, यानी कि इसकी कोई सिचुएशन बैलेंस शीट डेट पर तो एग्जिस्टेड थी और हमें लग रहा है कि पैसे मिलेंगे नहीं, तो फिर हमें प्रोविज़न बना देना चाहिए। तो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, देखो नोट्स में हमने सेम बात कहाँ लिख रखी थी। तो ये देखो कॉन्टिंजेंसीज, तो लेफ्ट वाले में लिखा था ना कि वो किसी ऐसी कंडीशन से रिलेट कर रही है जो बैलेंस शीट डेट पर थी। तो डेटर्स बैलेंस शीट डेट पर थे और हमें लग रहा है कि हमें नुकसान हो जाएगा और हम काफ़ी प्रोबेबल भी हैं, तो ऐसे में हम अपनी बुक्स में प्रोविज़न को रिकॉर्ड कर लेंगे। तो ये बेसिकली मतलब इसका आंसर बन गया। उसके बाद देखो इलस्ट्रेशन 4 ये भी एक पढ़ते हैं। In preparing the financial statements of R Limited for the year ended 31 March, you come across the following information. State with reason how will you deal with the financial statements. The company invested 100 lakh रुपए in April before the approval of financial statements by the board of director
इन एक्विजिशन ऑफ अनदर कंपनी डूइंग सिमिलर बिजनेस। तो आपने अप्रैल के महीने में 100 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए किसी दूसरे बिजनेस में। द नेगोशिएशंस फॉर विच हैड स्टार्टेड ड्यूरिंग द ईयर, और अब उस पर कुछ नेगोशिएशन चल रहा है। तो मतलब वही कहानी कि भाई आपकी बैलेंस शीट डेट तो होती है 31 मार्च तक, और अब आपने अप्रैल के महीने में यहाँ पर कहीं किसी कंपनी में निवेश करा, अभी तक अप्रूवल नहीं हुआ है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, यानी कि अभी तक बैलेंस शीट बनी नहीं है, और बाकी कह रहा है कि कुछ नेगोशिएशंस जो हैं वो चल रही हैं। तो देखो AS4 क्या कहता है कि अगर बैलेंस शीट डेट और जब तक अप्रूवल ना हो उस बीच कोई इवेंट हुआ, तो ये तो बिल्कुल कहेंगे कि एक्विजिशन ऑफ अनदर कंपनी क्या है, एक इवेंट है ना, ये कॉन्टिजेंसी तो है नहीं, क्योंकि उसने बोला कि हमने इन्वेस्ट कर लिया है। अब हाउएवर नो एडजस्टमेंट टू द एसेट और लाइबिलिटी इज रिक्वायर्ड। बताओ ये क्यों कह रहा है? कह रहा है कोई भी एसेट लाइबिलिटी में आपको एडजस्ट करने की आवश्यकता नहीं है, एज द इवेंट डज नॉट अफेक्ट द डिटर्मिनेशन एंड कंडीशन ऑफ द अमाउंट स्टेटेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड ये। द डिस्क्लोजर शुड बी मेड इन द रिपोर्ट ऑफ अप्रूविंग अथॉरिटीज़। तो देखो मेन मुद्दा ये कि ये जो इन्वेस्टमेंट हुई अप्रैल के महीने में, तो इसके बारे में पहले से हमें कोई जानकारी नहीं थी। ये कोई ऐसी एग्जिस्टिंग कंडीशन पर बेस तो है नहीं जो हमें बैलेंस शीट डेट पर पहले से पता था। तो इस इवेंट को तो हम नॉन एडजस्टिंग इवेंट कह देंगे। तो इसीलिए हमें अपने एसेट और लाइबिलिटी को तो अफेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी अप्रूविंग अथॉरिटी की रिपोर्ट में इस बात को डिस्क्लोज कर सकते हैं कि हमने 100 लाख रुपए का निवेश करा है इस कंपनी में और नेगोशिएशंस चल रहे हैं। तो यही वो दे रहा है बेसिकली, बस। उसके बाद देखो इलस्ट्रेशन 5। A limited company closed its accounting year on 30 June and the account for the period were considered and approved by the board of director on 20 अगस्त। तो बैलेंस शीट डेट है 30 जून और बैलेंस शीट अप्रूव होते होते 20 अगस्त हो गया, ठीक है। द कंपनी वॉज एंगेज्ड इन लेइंग पाइपलाइन फॉर एन ऑयल कंपनी डीप बीनीथ द अर्थ वाइल डूइंग द बोरिंग वर्क ऑन 1 सितंबर 2001 इट हैड मेट अ रॉकी सरफेस। तो 1 सितंबर को, मतलब बैलेंस शीट बनने के बाद भी ये डेट है 1 सितंबर को, इट हैड मेट अ रॉकी सरफेस फॉर विच इट वॉज एस्टिमेटेड दैट देयर शुड बी एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ 80 लाख। अब कुछ वहाँ पे नीचे एक बड़ा पत्थर आ गया, ऑयल माइनिंग कर रहे थे ये, अब इन्हें लग रहा है बड़ा पत्थर हटाने के लिए 80 लाख रुपए खर्च होंगे। तो कह रहा आप इस इवेंट को कैसे डील करोगे फॉर द फाइनेंशियल ईयर 30 जून वाला, ये वाला। तो बताओ, बहुत ही अपेरेंट आंसर है। कह रहा है कि ये तो भैया AS4 के मुताबिक इवेंट हम किसे कहते हैं जब बैलेंस शीट डेट और अप्रूवल के बीच में कोई घटना घटित हुई हो। और इस गिवन केस में तो अगर हम ध्यान से देखें तो इट इज़ एविडेंट कि ये तो आफ्टर द डेट ऑफ अप्रूवल है, क्योंकि हमारी अप्रूवल डेट थी 20 अगस्त और ये इवेंट तो कब हो रहा है 1 सितंबर को, उसके भी बाद हो रहा है। तो बैलेंस शीट तो बनी चुकी, तो वो तो सीधा कह रहा है सो इट इज़ नॉट एन इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। तो ये तो इवेंट भी नहीं है आफ्टर अकरिंग बैलेंस शीट डेट वाला, मतलब ये तो AS4 के ही दायरे से बाहर हो गई बात। तो इसको तो यहाँ पर एडजस्ट करने का सवाल ही नहीं उठता। ये तो हम अगले साल ही एडजस्ट करेंगे, अगले साल के फाइनेंशियल्स में। तो ये बेसिकली इवेंट ही नहीं है, ये सिंपल डेट से ही पता चल गया। इसके बाद एक और देख लो, इलस्ट्रेशन 6। तो देखो इसमें क्या कह रहा है, इसमें लिखा है वाइल प्रिपेयरिंग इट्स फाइनल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च ए कंपनी मेड अ प्रोविजन फॉर बैड डेट एट 5%, ठीक है। इन द लास्ट वीक ऑफ February ए ट्रेड रिसीवेबल फॉर 2 लाख हैड सफर्ड हैवी लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक। द लॉस वॉज नॉट कवर्ड बाय एनी इंश्योरेंस पॉलिसी। अब एक ट्रेड रिसीवेबल को, हमारे डेटर को 2 लाख का भयंकर लॉस हुआ है और उसकी कोई पॉलिसी भी नहीं है, मतलब हमें अब डाउट लगेगा कि यार ये तो पैसे दे नहीं पाएगा। इन अप्रैल 2001 द ट्रेड रिसीवेबल बिकम बैंकरप्ट। और अप्रैल में पता चल गया कि भैया ये तो बैंकरप्ट हो गए हैं जी। कैन द कंपनी प्रोवाइड फॉर फुल लॉस अराइजिंग आउट ऑफ इंसॉल्वेंसी इन द फाइनल अकाउंट्स ऑफ 31 मार्च।
तो देखो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जैसे हमारा ये फाइनेंशियल ईयर एंड होता है 31 मार्च को, अब फरवरी में हमें पता चल गया था कि भाई हमारे इस ट्रेड रिसीवेबल को 2 लाख का अर्थक्वेक की वजह से लॉस हुआ है, कुछ गड़बड़ है। और अप्रैल में यहाँ आते आते अप्रैल के महीने में हमें पता लग गया कि ये तो क्या हो रहा है, बैंकरप्ट हो रहा है, ट्रेड रिसीवेबल बिकेम बैंकरप्ट। तो वो ये पूछ रहा है कि अब ये जो नुकसान हुआ कंपनी को 2 लाख का, तो कंपनी अब इसको अपने करंट ईयर में दिखा दे। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब कंपनी को ये अप्रैल में जो 2 लाख का नुकसान हुआ, ये क्योंकि एक ऐसी कंडीशन से रिलेट कर रहा है जो हमें पहले पता थी, बैलेंस शीट डेट पर भी एग्जिस्ट कर रही थी, डेटर्स थे हमारे पहले से हमें पता था और हमें उस समय भी इनके लॉस के बारे में 2 लाख के बारे में खबर थी। तो इसीलिए वो कह रहा है इट शुड बी मेड प्रोविजन फुल 2 लाख का टू कवर द लॉस अराइजिंग ड्यू टू इंसॉल्वेंसी इन द फाइनल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2001। क्योंकि ये अर्थक्वेक जो आया था ये बैलेंस शीट डेट से पहले आ गया था, तो हमें इसका मतलब पहले से पता था कि भाई इसको नुकसान हुआ है। फरवरी के महीने में हमें पता चल चुका था कि इस ट्रेडर को नुकसान हुआ है। तो इसीलिए ये जो इवेंट हुआ अप्रैल में कि वो बैंकरप्ट हुआ, ये एक एडजस्टिंग इवेंट कहलाया जाएगा। तो बस यही बात वो कह रहा है, तो इसीलिए हम इसको क्या कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे। बाकी वो ये एक्सेप्शनल वैसे ही दे रहा है कि कह रहा है मान लो अर्थक्वेक मार्च के बाद होता तो फिर ऑब्वियसली ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट हो जाता, तो फिर हम डिस्क्लोज कर देते रिपोर्टिंग अथॉरिटी की बुक्स में। तो मेन आंसर आपका बस ये येलो वाला है कि हाँ हम इसको एडजस्ट कर देंगे। इसके बाद देखो एक और लास्ट क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन 7, ये भी देख लो। ड्यूरिंग द ईयर 2001-2 राज लिमिटेड वॉज स्यूड बाय ए कॉम्पिटिटर फॉर 15 लाख रुपए फॉर इन्फ्रिंजमेंट ऑफ ए ट्रेडमार्क। अब हमें साल के दौरान किसी कॉम्पिटिटर ने 15 लाख का हम पर केस कर दिया है, मान लेते हैं। बेस्ड ऑन द एडवाइस ऑफ द कंपनीज लीगल काउंसिल, राज लिमिटेड प्रोवाइडेड ए सम ऑफ 10 लाख इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2002। अब हमारे किसी लीगल मित्र ने कहा कि भाई देखो हो सकता है तुम केस हार जाओ, तो 10 लाख रुपए का एक प्रोविज़न अपने बुक्स में बनाकर रख लो, ठीक है। ऑन 18 मई 2002, यहाँ पर 18 मई को कोर्ट डिसाइडेड इन फेवर ऑफ द पार्टी एलिजिंग इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द ट्रेडमार्क एंड ऑर्डर्ड राज लिमिटेड टू पे एग्रीव्ड पार्टी ए सम ऑफ 14 लाख रुपए। अब कोर्ट का फैसला आ गया कि जी आपको 14 लाख रुपए देने पड़ेंगे। 14 लाख, हम तो कितना प्रोविज़न बनाकर घूम रहे थे अपनी किताब में, 10 लाख का। कोर्ट ने फैसला सुना दिया कि जी 14 लाख का अब आपको देना पड़ेगा डैमेज। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वर प्रिपेयर्ड बाय द कंपनीज मैनेजमेंट ऑन 30 अप्रैल। कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 30 अप्रैल को बना लिए हैं, जो बोर्ड ने अप्रूव करे हैं 30 मई को। तो हमारे लिए तो अप्रूवल डेट मेन होती है बेसिकली, यानी कि अप्रूवल हुआ है 30 मई को, तो चलो हम बच गए। इसका मतलब ये जो कोर्ट केस का फैसला आया, ये इवेंट तो है, आफ्टर बैलेंस शीट डेट माना जाएगा कि भाई हाँ ये इवेंट तो है आफ्टर बैलेंस शीट डेट। तो अब हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली अब हम इसको एडजस्ट करेंगे। तो कोर्ट ने बोला है 14 लाख रुपए देने हैं, 10 लाख हम पहले से ही बनाकर बैठे हुए हैं, तो हमें अब 4 लाख रुपए का और प्रोविज़न बनाना पड़ेगा। तो राज शुड एडजस्ट द प्रोविज़न अपवर्ड बाय 4 लाख टू रिफ्लेक्ट कि भाई ये हम कोर्ट केस हार गए। तो इसमें कीवर्ड्स यही हैं कि भाई ये एक एडजस्टिंग इवेंट है। क्यों है, क्योंकि कोर्ट ने ये जो फैसला सुनाया इसके बारे में सिचुएशन पहले से एग्जिस्ट कर रही थी, कोर्ट केस तो पहले से चला आ रहा था, तो हमें पता था। बस फ़र्क सिर्फ ये रहा कि 10 लाख हमने ऑलरेडी प्रोविज़न बना रखा है, कोर्ट ने 14 लाख कह दिया, तो हम 4 लाख का प्रोविज़न और बना देंगे। हाँ, अगर ये कोर्ट का फैसला 18 मई के भी मतलब 30 मई के बाद आ रहा होता लेट से, तो फिर हम मतलब ना दिखाते, वो ये आगे दे रहा है इतनी बात रेफरेंस के लिए, वो ज़रूरी नहीं है कि आप लिखो, लेकिन वो समझाने के लिए कह रहा है कि अगर जजमेंट 1 जून को डिलीवर होता तो फिर बैलेंस शीट बन चुकी थी, अप्रूव हो चुकी थी, तो फिर हम इसको एडजस्ट नहीं करते इस साल में, और वो फिर अगले साल में ही कवर हो।
तो ये मतलब सिर्फ लिखने के लिए समझा रहा है, लेकिन मेन ट्रीटमेंट हमारा यही है कि एडजस्टिंग इवेंट है तो हम अपने प्रोविज़न को 4 लाख रुपए और बढ़ा देंगे। ठीक है ना। तो ये बेसिकली बच्चों पूरा का पूरा AS4 है, उसकी कहानी है कॉन्टिजेंसी और इवेंट से लेकर एंड उसके सारे क्वेश्चंस।